देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है या चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ अ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके अंदर आप बेसिक सारी चीजें पढ़ चुके हो कि एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई किसे कहते हैं, क्या होता है कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हेन एएस इज इक्वल्स टू एडी, क्या होगा अगर एस किसके बराबर है, आई के बराबर है, क्या होगा अगर एडी इज ग्रेटर देन एएस है या एडी इज लेस देन एएस है। फिर वही पढ़ा था हमने कि व्हाट हैपन इफ एस इज ग्रेटर देन आई और एस इज लेस देन आई। तो ये सारे टॉपिक्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में बता भी दिया था कि जो लास्ट क्लास का टॉपिक था अगर चैप्टर वाइज देखोगे तो वो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, उससे पहले वाला दूसरा चैप्टर था, वो एग्रीगेट डिमांड वाला था। अब जो आप पढ़ रहे हो वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आपकी बुक के हिसाब से। ठीक है, अब उसी टॉपिक के अंदर बच्चे एक टॉपिक आता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो इसका ना नाम से पता चल जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसमें कितना गुना इंक्रीज आ रहा है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब मैंने अगर कहीं पे 10 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो वो 10 रुपए कितना गुना इंक्रीज हो जाएंगे, उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो सर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, बेसिकली मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। यानी कि सर हमारी इन्वेस्टमेंट में करने की वजह से हमारी जो नेशनल इनकम में चेंज आता है उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोला जाता है। तो सर इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना बच्चे। अब ये देखो बेटा, इधर डेल्टा वाई का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे चेंज इन इनकम, और डेल्टा आई क्या हो गया सर, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, व्हाट विल बी द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि सर अगर यदि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में चेंज लाता हूं तो उससे मेरी इनकम में क्या चेंज आएगा, उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, के का यूज करते हैं। और के को क्या बोला जाता है सर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोला गया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो साइन है वो क्या है सर, यहाँ पे के है। अब आता है एल्जेब्रिक एक्सपेक्शन विद एमपीसी। देखो इसके ना 2-3 फॉर्मुलेस बनते हैं, बहुत ध्यान से समझना बच्चे इसको। यहाँ पे देखो, यहां पे लिखा है कि के जो है, देखिए यहां पे लिखा है कि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई आई। वाई किसके बराबर होता है सर, सी प्लस आई के। तो इसका मतलब सर डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई के। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखना बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। अब बेटा यहां से अगर मैं निकालता हूं डेल्टा आई की वैल्यू, तो डेल्टा आई कितना आ जाएगा सर, डेल्टा वाई, इसमें से डेल्टा सी माइनस कर दो, तो डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहाँ पे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे देखो बेटा, जब मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करता हूं, डेल्टा आई की जगह पे क्या रख दिया मैंने, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ये सबको समझ आ गया कहां से आया, क्लियर है भाई सबको ये कहां से आया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं जो लिखा है, देखो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ बाय डेल्टा वाई, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दो आप, डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो। देखो बच्चे इधर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब बच्चे अगर यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो हुआ क्या, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल आउट, यहाँ पे भी डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल आउट। और सर एमपीसी का आपने लास्ट क्लास में ही फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे मैं क्या मेंशन कर सकता हूँ सर, यहाँ पे एमपीसी भी ले सकता हूँ। तो सर हमारा एक और फॉर्मूला बन के आता है यहाँ पे क्या, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। तो के निकालने के अब हमारे पास दो फॉर्मूले हो जाते हैं सर। पहला फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और दूसरा फॉर्मूला हो जाता है सर हमारा के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। और ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में कई बार प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। तो जो ये मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं बच्चे, यही क्या है, इसका एक तरीके से प्रूफ है। क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत इस प्रूफ के अंदर, क्लियर है। देखो बेटा आप, कहता है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। कहता है के और एमपीसी के बीच में ना डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है सर, कि अगर एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, और एमपीसी कम होगा तो के भी कम होगा। ठीक है, कैसे ये देखते हैं। कहता है हायर एमपीसी मींस पीपल आर कंज्यूमिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम, द वैल्यू ऑफ एमपीसी विल बी मोर।
कहता है अगर एमपीसी ज्यादा है, एमपीसी का मतलब क्या था सर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो क्या चीज शो करती है कि इनकम बढ़ने पे हम कितना कंज्यूम करते हैं। अगर एमपीसी बढ़ रहा है इसका मतलब जब इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर क्या कर रहा है सर, अपने कंजप्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से एमपीसी इंक्रीज होता है। लोअर एमपीसी, पीपल आर कंज्यूमिंग अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम। अगर एमपीसी कम होता है तो इसका मतलब क्या है सर, जो भी लोग इनकम कमा रहे हैं उसका कम प्रोपोर्शन क्या कर रहे हैं, कंजप्शन पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एमपीसी विल बी लेस। इसको ना एक एग्जांपल से समझना, यहाँ पे देखना, इसके अंदर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। आपको मैंने के का एक फॉर्मूला बताया, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, यही बताया बच्चे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे देखना। सपोज करो पहली कंडीशन कि एमपीसी जो है वो 0.5 है। एमपीसी कितना है सर हमारा, 0. अब मेरे को इसकी बेस पे के निकालना है, तो 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी कितना हो गया सर, 0.5, 1 अपॉन में 0.5, तो सर मेरे के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ कि अगर मान लो ये जो एमपीसी है ये कितना हो गया सर, 0.2। अब बेटा ये 0.5 से 0.2 हुआ है, तो ये बड़ा है या कम हुआ है, बड़ा है, क्या हुआ है, शायद कम हुआ है, एमपीसी कम ही हुआ है सर, क्योंकि पहले ये 0.5 था, अब कितना हो गया, ये 0.2 हो गया। अब बेटा जब इसको निकालता हूं मैं, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन में 0.8, इसको यहाँ पे कर दो, कितना आएगा ये, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो 1.2 आ गया। अब और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं एमपीसी को कर देता हूँ बेटा यहाँ पे कितना, 0.8, तो अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8 अपॉन में 0.2, ठीक है, तो 1 अपॉन में, और इसको मैं कट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा सर मेरा, अब यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो देखो जब एमपीसी 0.5 था तो के कितना आ रहा था, 2। जब एमपीसी को कम कर दिया तो के भी क्या हो गया सर हमारा, यहाँ पे कम हो गया। और सर जब एमपीसी को बढ़ा दिया तो के भी क्या हो गया सर हमारा, बढ़ गया। तो ये किस चीज को शो कर रहा है सर, हमारे डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है। यही मैंने आपको अभी बताया था क्या, कि सर अगर एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, और एमपीसी कम होगा तो के भी क्या होगा सर हमारा। कोई भी आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अपनी तरफ से पुट कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर हो गया आप सबको, कैसे बढ़ा कैसे घटा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे भी, क्योंकि न्यूमेरिकल चैप्टर है बेसिकली अभी। ठीक है, अब लास्ट क्लास में एक चीज और डिस्कस हुई थी, क्या सर, आपने बताया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहां से एमपीसी की वैल्यू निकालूं, एमपीएस की वैल्यू निकालूं, तो वो क्या आएगी सर, 1 माइनस में एमपीसी, यही आएगी। समझ आ गई भाई, सीधी सी बात है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 है। अगर मेरे को ये निकालना है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। ये कितना बच गया सर, 1 माइनस एमपीसी। तो हम कह सकते हैं कि सर 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होता है, एमपीएस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर, तो अगर उसके अकॉर्डिंग बेटा मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो के का एक फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, क्या, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 1 एमपीएस, ये भी तो हो सकता है एक फॉर्मूला। तो समझ आ गया, यानी फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो आप, 1 अपॉन में एमपीएस भी ले सकते हो और 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी भी ले सकते हो, कि दोनों का मतलब क्या होता है सर, सेम होता है। क्लियर है, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूले बन कैसे रहे, याद तो हो ही जाएंगे, लेकिन पहले ये सीखो कि ये वैल्यूज आ कहाँ से रही हैं आपके पास। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब क्या कहता है कि के का एक ये फॉर्मूला होता है, द वर्किंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर। कहता है ये जो वर्किंग है ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, बेटा ये काम कैसे करती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि आप अगर मेरे को फीस पे करते हो तो आपका खर्चा है, मेरी इनकम है। अब मैं उस पैसे को रखता तो नहीं रहूंगा, मैं भी कहीं ना कहीं पे जाके स्पेंड करूंगा। मान लो मैं मार्केट में जाता हूँ, स्पेंड करता हूँ, और आप में से ही किसी के फादर की या किसी की फैमिली की शॉप है, तो वो पैसा मैं वहां पे खर्च किया आ गया। तो हो क्या रहा है, आप मेरे को पे कर रहे हो, मैं आगे खर्च रहा हूँ, वो आपके पास, ये रोटेशन में घूमता रहता है पैसा।
पैसा क्या करता है सर, सर्कुलर फ्लो में घूमता है, आपके द्वारा दिया गया इनकम आपके लिए खर्चा, फिर जब मैं मार्केट में जाके खर्चूंगा तो मेरे लिए वो खर्चा, लेकिन अगर आपकी फैमिली के पास वो दोबारा पहुंच जाता है तो उनके लिए क्या बन गई सर, ये इनकम बन जाती है। तो यही चीज लिखी है, द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर। ठीक है, देखो यहाँ पे कहता है, व्हेन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज डन इन द इकोनॉमी दैट विल इंक्रीज द नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर मेनी टाइम्स। कहता है जब जब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाएगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। ये हमने अभी पढ़ाई था कि सर कौन सा लिंक होता है हमारा, पॉजिटिव लिंक होता है। ठीक है, द प्रोसेस स्टार्ट विद एन एडिशनल इन द इन्वेस्टमेंट। सपोज, इस ध्यान से सुनना बेटा, इधर अब जरा लिखना मत को, यहाँ पे समझना पहले। सपोज द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड ₹1000 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे एंड एमपीएस इज 0.8। कहता है गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए लगाए हाईवे बनाने के लिए और एमपीएस कितना है सर आपका, यहाँ पे एमपीसी कितना है, 0.8 है। ठीक है, ये था आपका बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे अब ये था आपका राउंड वन। राउंड वन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डेल्टा आई का मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई, 1000। डेल्टा वाई कितना माना हमने, वो कितना है सर यहाँ पे 1000। डेल्टा सी कितना हो गया सर यहाँ पे 800, और वो ये अब निकला कैसे ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा, यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, के का फॉर्मूला क्या है सर, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा। अब सर हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है, या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं सर, के का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। तो सर 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.8। तो सर अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं तो 10 अपॉन में 8, ये कितना हो जाएगा 1.25। कितना आ जाएगा सर ये 1.2। किसकी वैल्यू आई है सर, ये के की वैल्यू आई है। ठीक है सर, के की एक और वैल्यू आपने अभी बताई थी मेरे को, क्या, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा, ये भी तो बताई है मैंने आपको। अब बेटा के की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी है 1.25। डेल्टा वाई सर मेरे को नहीं पता। सर डेल्टा आई जो है वो कितना है सर हमारे पास, 1000 करोड़ है। हाँ जी, 0. अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिस्टेक है बेटा, रुक जाओ, ये गलती है। इधर देखो, के की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पे, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी अपॉन में 1 माइनस 0.8, 1 अपॉन में यहाँ पे कितना आ गया 0.2। इस पॉइंट को हटाओगे तो ये 10 हो गया, ये कितना आ गया सर यहाँ पे 5। तो के की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास, 5 आ गई। अब मैं यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूंगा तो के की वैल्यू कितनी है सर 5। डेल्टा वाई सर मेरे को अभी नहीं पता, तो मैंने इसको क्या ले लिया यहाँ पे, डेल्टा वाई ले लेते हैं। सर डेल्टा आई मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, कितना है वो 1000। कितना है सर, 1000 गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई करता हूं तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आती है सर, 5 इंटू में कितनी हो गई सर ये 5000। लेकिन इन्होंने यहाँ पे, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन को देखें। ठीक है, देखो इसने क्या करा बच्चे, यहाँ पे आपके पास डेल्टा आई कितना था बेटा, 1000 करोड़। इन्होंने क्या कहा कि एमपीसी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, वो इनकम का पोर्शन जो कि आप क्या कर देते हो, स्पेंड कर देते हो, खर्च देते हो। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 करोड़ मेड बाय द गवर्नमेंट इंक्रीज द इनकम ऑफ द पर्सन एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। अभी ऊपर उसने क्या बोला था कि एक के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट या खर्चा दूसरे लेके क्या बनती है सर, इनकम बन जाती है, यही बोला था। तो उसने यहाँ पे यही एज्यूम किया कि ये जो इन्वेस्टमेंट बनाई गई है ना, ये हमारा तो क्या हो गया खर्चा, लेकिन सामने वाले की 1000 रुपए की क्या हो गई सर, ये इनकम हो गई। सामने वाले की क्या हो गई सर, ये 1000 रुपए की इनकम हो गई। सर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि उस इनकम का 0.8% वो क्या करता है, खर्च देता है, एमपीसी कर देता है। तो सर 1000 का 0.8 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा सर, 800 रुपए आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे, ये 800 रुपए।
तो सर जब 1000 रुपए में से उसने 800 रुपए खर्च दिए तो उसने बचाया कितना होगा अपने पास? 200 रुपए बचाया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, अब जब ये कंज्यूम करा, ध्यान से सुनना बेटा, अब यहाँ पे ये चीज, जब इसने कंजप्शन करा होगा, तो इसने कंजप्शन करा है तो इसने भी तो खर्चा करा होगा, तो जो इसने खर्चा किया वो सामने वाले की क्या बन गई सर जाके? अब इनकम बन गई दोबारा से। समझो भाई, यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए लगाए गए, इस 1000 करोड़ को जब गवर्नमेंट ने खर्चा होगा तो वो सामने वाले की क्या बनी होगी सर जाके? इनकम बनी होगी। उस इनकम में से उसने 0.8% खर्च दिया, यानी 800 रुपए खर्च दिए, 200 रुपए उसने बचा लिए। लेकिन सर अभी ऊपर आपने बताया कि एक जब खर्चा करता है तो वो सामने वाले की क्या बनती है सर? इनकम बन जाती है। तो जब इसने 800 रुपए खर्चे होंगे तो वो सामने वाले की क्या बन गई होगी सर? इनकम बन गई। फिर उसने उस 0.8 को खर्च दिया, यानी 640 रुपए खर्च दिए और 160 रुपए बचा लिए। अब ये 640 रुपए सामने वाले की दोबारा क्या बन जाएगी सर जाके? इनकम बन जाएगी। अब ये 512 रुपए खर्च रहा है, ये 128 रुपए बचा रहा है। तो इस तरीके से देखो, अब हमारा पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरा एमपीसी कितना है? 0.8 है, तो मेरा मल्टीप्लायर कितना आएगा सर? 5 आएगा। और मेरी जो टोटल इनकम आएगी वो सर कितनी आएगी? 5000 आएगी। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, आपका टोटल कितना आ गया? 5000। 5000 का 0.8 करोगे तो आपने 5000 में से 4000 क्या कर दिए बेटा? खर्च दिए, और 1000 रुपया का अगर आपने वहां पे सेव कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर इकोनॉमी के अंदर, ध्यान से सुनना, अगर इकोनॉमी के अंदर 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है और उस टाइम पे आपका एमपीसी 0.8 है, तो आपका जो मल्टीप्लायर है वो कितना गुना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा सर? 5 टाइम्स हो जाएगा। और ये डाटा हर जगह वैलिड नहीं होगा। अगर मैं इस 0.8 को चेंज करके 0.5 कर दूंगा तो ये पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। अभी मान रहे हो ना कैसे? बेटा इस 1000 में से मैंने 0.8 खर्चा था, अगर मैं इसको 0.5 ले लूं, क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 500 आएगा। यहाँ पे कितना चला जाएगा सर? 500। फिर ये 500 इधर आ जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा सर? करके देख लेते हैं, देख लो। यहाँ तक ये वाला क्लियर है? जिसको ये क्लियर नहीं है, अब अगले वाला एग्जाम्पल सुन लेना ध्यान से। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ जानेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए बेटा इधर देखो बच्चे, अब भी हम यही मान के चल रहे हैं कि सर उसने 1000 करोड़ रुपए खर्चे, वो 1000 करोड़ रुपए क्या हो गई? उसकी सामने वाले की इनकम हो गई। लेकिन सर अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि यहाँ पे एमपीसी जो है वो कितना हो जाएगा? 0.5 हो गया। तो सर अगर एमपीसी 0.5 हो गया तो अगर इनकम 500 थी तो कंजप्शन कितना हो जाएगा सर अब? और तो सर अगर कंजप्शन 500 है तो सेविंग्स कितनी हो गई यहाँ पे? 500। अब ये जो 500 रुपए है सर अगली बार के लिए सामने वाले की क्या बन जाएंगे? इनकम बन जाएंगे। इस 500 में से वो 0.5 खर्चेगा, यानी कितना हो गया? 250। और 250 रुपए की क्या कर लेगा सर वो यहाँ पे? सेविंग। अब ये 250 रुपए सामने वाले की इनकम बन जाएंगे। उस 250 में से 125 रुपए ये यहाँ बचा लेगा और 125 रुपए क्या हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे। तो सर ये बताओ हमें सीधा सीधा कि इसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, इसमें क्या चेंज आएगा और इसमें क्या चेंज आएगा? उसको निकालने का सिंपल सा टास्क वही वाला है। क्या बेटा? k इज इक्वल टू 1/1 माइनस, तो सर 1/1 माइनस एमपीसी कितना माना आपने? 0.5। तो सर अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने गुना हो जाएगी? यहाँ पे 2 गुना हो जाएगी। तो सर y कितना हो गया? k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k की वैल्यू है 2, डेल्टा y मुझे निकालना है, डेल्टा i कितना है सर? 1000। तो सर डेल्टा y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1000 इंटू में 2 यानी कि 2000। तो सर यहाँ पे ये 5000 की जगह क्या हो जाएगा? और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि 2000 में से 1000 वो खर्च रहा है और 1000 क्या कर लेगा सर? वो सेविंग कर लेगा। समझ आ गई कैसे चल रहा है ये? इसे बोलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हर वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा बेटा? ये चेंज होता चला जाएगा, कभी भी सेम। क्लियर है बच्चे ये सबको? ठीक है, ये सारा जो मैंने आपको करके दिखाया था वो सारा इसने यहाँ पे नीचे क्या करा है? प्रूफ करके आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जो मैं आपको अभी समझा रहा था, किस तरीके से वो काम करता है। बेटा देखो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए की है मान लो। फर्स्ट राउंड इंक्रीज इन इनकम 100 करोड़। अब उसने कितने से इनकम को बढ़ाया? 100 करोड़ से। उस टाइम पे एमपीसी कितना था हमारा? 0.9। कितना था? तो बेटा 100 में से 0.9 कितना हो गया? 90 करोड़ रुपए उसने क्या करे? कंज्यूम कर लिए। तो जो कंज्यूम करे होंगे वो अगले वाले के लिए क्या बन जाएगा? एक तरीके से इनकम बन जाएगा 90 करोड़ की। फिर उस 90 में से 0.9 कितना हो जाएगा सर? 81 करोड़। 81 करोड़ आगे वाले के लिए क्या बन जाएगा सर? इनकम बन जाएगा। है ना? ये अब दूसरे तरीके से आपको समझा रहा है।
तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये कैसे चलती चली जाएगी, बढ़ाते चले जाओ और वो फॉर्मूला लगा लो। देखो फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूं मैं आपको। देखो बच्चे यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस, तो 1 अपॉन में 1 माइनस 0.9, 1 अपॉन में 0.1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10 करोगे तो ये कितना आ गया बेटा, यहाँ पे बेसिकली 10 टाइम्स आ गया। यानी कि अगर एमपीसी 0.9 है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 10 आ जाएगी, 10 गुना हो गया वो बेसिकली। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी बोली थी बेटा उसने करी है, डेल्टा आई बोला हुआ है क्वेश्चन में 100, डेल्टा वाई मेरे को निकालना है। मान लो के की वैल्यू मैंने निकाल ली, ऊपर कितनी आई है 10। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चे, के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू कितनी है सर 10, डेल्टा वाई मेरे को निकालना है, आई कितना है सर 100, तो सर डेल्टा वाई कितना हो जाएगा मेरा 1000। ठीक है, तो बेसिकली कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घूम फिर के वही फॉर्मूले लगने हैं जो दो बात को बताए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, ये सब कॉपी में करेंगे और मेरे को आंसर करेंगे इसका। अभी जल्दबाजी कोई ना करे और आंसर कोई ना दे। इफ एमपीसी इज 0.75 बट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जल्दी से कीजिए और बताइए। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आया पहले का, सी, यानी कि सर k इज इक्वल टू 4। अगला सबका आ गया 4। ठीक है, अगला है बेटा, व्हाट डज हायर एमपीसी इंडिकेट अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। कहता है अगर एमपीसी ज्यादा है, ध्यान से सुनो वर्डिंग, अगर एमपीसी ज्यादा है तो वो किस चीज को शो कर रहा है, बोलो भाई सिद्धि। ए, कंज्यूमर सेव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। अच्छा सर सी, कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम। कंज्यूमर क्या कर रहा है बेटा, अपनी इनकम का ज्यादातर पोर्शन क्या कर रहा है, खर्च रहा है, इसको शो करता है क्या आपका एमपीसी। इफ एमपीसी इज 0.4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फटाफट कीजिए बेटा। देखो यहाँ पे एमपीएस है ये, तो के का एक फॉर्मूला आपको बताया था 1 अपॉन में एमपीएस, तो 1 अपॉन में 0.4 कितना आ गया सर, ये 2 पॉइंट, तो ए हो जाएगा आपका आंसर। के कितना हो गया सर 2.5। अगला है बच्चे यहाँ पे, इफ एमपीसी इज 0.8 बट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, अभी बता के चुका हूं ये तो मैं। ठीक है, कितना होगा भाई 5, कितना होगा सर 5, अभी करे थे हमने ये क्वेश्चन सेम। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सर, इन द गिवन राउंड इफ द गिवन राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस इज डेल्टा इज 800, डेल्टा सी इज 640, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। सोनम क्या होगा बच्चे, कितना आ रहा है, कैसे आ जाएगा बेटा, आपके पास डेल्टा आई कितना है बेटा यहाँ पे 800। अब देखो यहाँ पे जरा, डेल्टा आई इतना दिया हुआ है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, डेल्टा सी दिया हुआ है आपको ये, रुक जाओ बेटा, नहीं ना ऐसे नहीं होगा। k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस, हाँ डेल्टा वाई जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, डेल्टा सी प्लस आई के, तो 800 प्लस 640, तो ये हो जाएगा 1440, है ना, लेकिन हमारा ये आंसर है नहीं। ठीक है, अगर बेटा इस फॉर्मूले को लेते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, सीधा सीधा 1440 आ जाएगा, जो आपके नोट्स में ऑलरेडी गिवन है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है या क्या नहीं है वो देखेंगे, या इन्होंने किसी और तरीके से भी किया हो सकता है। कोई से देखिए बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, रोजगार बेसिकली। ठीक है, कह रहा है कितने प्रकार का एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे होता है, तो सबसे पहला आता है बच्चे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोस पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी ड्यू डिफिकल्टी। देखो बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ना दो तरीके से होता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने ना तो आपको ना एम्प्लॉयमेंट जितना क्लियर है आज तक उससे ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा।
एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता है क्या आपकी नजर में होता है सर? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, ठीक है। रोजगार की भी ना अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसी ये पहली कैटेगरी है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट बेटा तब बोला जाता है कि एक पर्सन पढ़ा लिखा है, वो काम करने के लायक है, और जो मार्केट में वेज चल रही है, यानी जो सैलरी उसको मिल रही है वो उस पर काम करने के लिए तैयार है, उन सबको काम मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे सर? इकोनॉमी में क्या चल रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। क्या क्या टर्म्स आए सर? वो काम करने के लायक है, यानी उसके पास डिग्री है या उसके पास स्किल्स है, और जिस सैलरी मार्केट में चल रही है उस पर वो काम करने के लिए एग्री भी करता है और उसे काम मिल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे सर? फुल एम्प्लॉयड है। ऑर्डिनरी द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच नो वन इज एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सर नो वन इज अनएम्प्लॉयड। क्या आएगा सर यहाँ पे? नो वन इज अनएम्प्लॉयड। यानी सर फुल एम्प्लॉयमेंट हम उस सिचुएशन को बोलेंगे जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, या कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि बेरोजगार है, सबके पास क्या है सर? काम करने के लिए है। लेकिन सर इसके अंदर ना अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जा सकती हैं। कौन सी है सर? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल कौन सी होती है सर? सम टाइम पीपल लीव वन जॉब इन सर्च फॉर द सम अदर जॉब्स एंड रिमेन वैकेंट बिटवीन दीज पीरियड्स, दिस टर्म्ड एज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कौन सी बेरोजगारी है सर? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सबके पास काम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक पर्सन एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में स्विच करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज जॉब छोड़ी और मेरे को कल ही मिल जाएगी। उस ड्यूरेशन के लिए मान लो मेरे को 1 महीना या 2 महीना क्या बैठना पड़ा? खाली बैठना पड़ा। तो वो वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा सर? हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। समझ आ गई? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब आप जॉब स्विच करते हो एक से दूसरी की तरफ। दूसरा आता है सर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, वेयर पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द mismatch between the unemployment and the demand for a specific type of a worker. For example, due to the introduction of new technology, the old staff become unemployed as now they do not possess enough exercise to particular job. देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हुआ क्या था कि जब इंडिया के अंदर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे, तो पुराने लोगों को निकाल के नए लोगों को रख लिया गया। क्यों? क्योंकि जो पुराने लोग थे उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है उसकी वजह से अगर हमें बेरोजगार होना पड़ता है, तो उस तरीके की बेरोजगारी को क्या बोला जाता है सर? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो सर दो अनएम्प्लॉयमेंट पड़े। पहला था फ्रिक्शनल जो कि जॉब स्विच करने की वजह से होता है, दूसरा होता है सर स्ट्रक्चरल, वो किसकी वजह से होता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। ठीक है, अब इसके भी दो आगे पार्ट्स होते हैं। देखो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ध्यान से सुनो, हमने टॉपिक क्या पढ़ा सर? फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। पहला कौन सा है सर? जब स्ट्रक्चरल चेंज आता है। दूसरा कौन सा है सर? जो आपका फिक्शनल चेंज आता है, यानी जब जॉब चेंज करते हैं। अब आते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे होता है। दो तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा। पहला है हमारा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी का मतलब होता है मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मुझे जॉब मिल भी रही है, जॉब के ऑफर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक का मतलब जो अपनी इच्छा से बेरोजगार बैठा है, मतलब उसको करने के लिए काम भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो काम नहीं करता। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल विलिंग चूज नॉट टू वर्क। हम खुद से चूज करते हैं कि हमें काम नहीं करना, इवन दो दे आर कैपेबल ऑफ विलिंग टू वर्क, वो काम कर भी सकते हैं। इट occurs when individual make a conscious decision to remain unemployment either temporarily or for an extended period for a various personal or economic reason। भैया बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसका कोई पर्सनल रीजन भी हो सकता है कि अभी मेरे को काम नहीं करना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनके पास इतनी डिग्री होती है कि वो लाख रुपए सैलरी कमा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी हम जॉब नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम फर्दर स्टडीज करें और स्टडीज करने के बाद और अच्छी सैलरी लें। एक होता है कि भैया मेरे पास पैसा बहुत बड़ा है, मेरे को भी लाइफ एंजॉय करनी है, तो मैं अभी काम करना नहीं चाहता। तो कोई भी आपका इकोनॉमिकल रीजन भी हो सकता है और पर्सनल रीजन भी हो सकता है अनएम्प्लॉयड रहने का। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड होगे तो बेटा उसे क्या कहा जाएगा? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। फिर आता है सर इनवॉलंटरी। क्या होता है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट refers to the situation where people who are able to work are willing to work at a existing wage rate are not getting the job। देखो वो क्या है, उसमें आप अपनी मर्जी से बेरोजगार हो, लेकिन यहाँ पे आप काम करना चाहते हो, जो सैलरी मिल रही है आप उस पर काम करना चाहते हो, लेकिन आपको काम नहीं मिलता। ठीक है, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज इंडिकेटेड इन द केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एज फुल एम्प्लॉयमेंट विलिंग एंड कैपेबल पीपल गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी एंड देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो कह रहे हैं जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करते हैं बच्चे, तो उसमें इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता।
क्योंकि देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या बताया मैंने, वो कंडीशन जिसके अंदर जो मार्केट के अंदर वेज रेट चल रहा है, आप सबको काम मिलेगा और आप सब काम कर रहे हो, तो वहां पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी एग्जिस्ट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट में जो नई जॉब कर रहा होगा ना, वो कौन से वाला होगा, वॉलंटरी वाला होगा, जो अपनी मर्जी से घर पे बैठा है, उसे किसी ने कहा नहीं है, वो अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा। फिर आता है बेटा अंडर एम्प्लॉयड। देखो ये अंडर एम्प्लॉयड ना थोड़ा सा अलग टाइप का आ जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसको पहले समझ लो। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेटा कि एक सपोज करो एमबीए पर्सन है, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो पियोन की नौकरी कर रहा है। अब एक्चुअल में उसकी सैलरी होनी चाहिए 50,000, 60,000, 70,000, लेकिन उसको कहीं जॉब नहीं मिली है, उसको कुछ इमरजेंसी कंडीशन ऐसी है, उसे पैसा चाहिए, उस पैसे की वजह से वो क्या कर रहा है, एक छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा कर रहा है। तो वो क्या कहलाएगा उस टाइम पे, एम्प्लॉयड तो है, लेकिन जितनी उसकी स्किल्स है, जितनी उसकी एबिलिटी है, जितना उसको पे मिलना चाहिए, उसके हिसाब से वो क्या कहलाएगा, अंडर एम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, aggregate demand is equals to aggregate supply below full employment level when resources are full not employed. An economy can be equilibrium when there is a unemployment in the economy when aggregate demand is equals to aggregate. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा कि कब होता है इक्विलिब्रियम, जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है सर, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। It refers to a situation when aggregate demand is equals to aggregate supply at level when the resources are not fully employed. या अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम एक चीज और कह सकते हैं, ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास का एग्जांपल उठा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। मैंने आपको बताया था, मान लो हमारे पास टोटल रिसोर्सेज जो हैं वो कितने हैं, 100 करोड़ के हैं। इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड कितनी है सर, 80 करोड़ की है, और हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी है सर, 80 करोड़ की है। तो हम सर इक्विलिब्रियम में तो है, दिख रहा है हमें, लेकिन क्या हमारे 100 के 100 करोड़ के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं सर यहाँ पे? सर अभी भी मेरे पास 20 करोड़ के रिसोर्स ऐसे हैं जो कि अंडर यूटिलाइज पड़े हैं, यानी हमने उसका यूज नहीं किया। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जब हम अपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज पूरे तरीके से एम्प्लॉय नहीं कर पाते या यूज नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं सर, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गई? यानी जितना आपके पास है अगर आप पूरा नहीं लगा पाते तो आप कौन सी कंडीशन में चल रहे हो सर, अंडर एम्प्लॉयमेंट में चल रहे हो यहाँ पे। ठीक, देखिए बेटा यहाँ पे कहता व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। कह रहा फुल एम्प्लॉयमेंट का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कार्तिक? सी, ऑल विलिंग एंड एबल इंडिविजुअल्स हैव अ जॉब। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सर जो भी काम करना चाह रहा है सबके पास क्या है उस टाइम पे काम है। Which type of unemployment involves when people voluntarily choosing not to work for personal or economic reasons? कहता है अपनी मर्जी से आप काम नहीं करते। डी, सर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इन विच सिचुएशन डज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऑक्योर्स? कहता है किस सिचुएशन के अंदर आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता है? हाँ जी अपनी बी होना चाहिए, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट है। यहां पे बेटा आएगा, देखो यहां पे जरा, यहां पे आएगा विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी जब आपकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तो है लेकिन आपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज अभी तक यूज नहीं करे हैं, उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानेंगे। What type of unemployment arises due to the mismatch between the skills of a worker and the demand for the job market? कहता है किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट आती है जब लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी स्किल के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से मार्केट में जॉब नहीं है। बोलो बेटा। बी, सर स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। मैंने क्या बताया था बेटा, जब जब इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी चेंज आता है तो पुराने लोगों को हटा के उनकी जगह कौन से लोग आ जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है व्हाट डज फुल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट किस चीज की गारंटी देती है? नो वन इज एम्प्लॉयड, एवरीवन इज एम्प्लॉयड, सम पीपल आर एम्प्लॉयड, ओनली स्किल्ड वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। सर बी होगा, ऑब्वियस सी बात है, एवरीवन इज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, इसको ध्यान से कर लेना, अच्छा चैप्टर है, इसको समझ के आना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं आपसे सबसे। ठीक है ना आपको?